अरे ओ भावना, ये क्या कर रही हो? यहाँ आओ। तुम्हें कितनी बार कहूं कि 2 आलू से ज्यादा आलू मत इस्तेमाल किया करो। तुमने आज 4 आलू क्यों काटे? आज कोई दावत है क्या? क्या आज शहर के कलेक्टर हमारे घर खाना खाने आ रहा है? पता भी है कितनी महंगाई है। बाजार जाओ तो बटुआ खाली होकर आता है और झोला भरता नहीं। अगर हम आज ऐसे ही आलू उड़ाएंगे और बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो भविष्य में एक एक चीज के लिए तरस जाएंगे। आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि हमारे पास कुछ बचा क्यों नहीं। आप भी ना शंभू जी हद करते हैं। हर बात में कलेक्टर और महंगाई को बीच में ले आते हैं। अरे जरा इन आलूओं को अपनी आंखों के पास ले जाकर तो देखिए, ये आलू है या बेर? इतने छोटे छोटे आलू है कि 4 भी 2 बराबर के नहीं लग रहा है। अब क्या बच्चों को सिर्फ उबला हुआ पानी पिला दूं? इतनी भी कंजूसी करना ठीक नहीं है। माना भविष्य के लिए सोचना अच्छी बात होती है, पैसे बचाना पुण्य का काम है, लेकिन भविष्य का सोचकर हम आज का निवाला तो नहीं छीन सकते ना। आज पेट भरेगा तभी तो कल का भविष्य देखने के लिए जिंदा रहेंगे। तुम बस तर्क करना जानती हो भावना। तुम बाहर जाकर कमा नहीं रही हो ना, पसीना नहीं बहा रही हो धूप में, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि एक एक रुपया कमाना कितना मुश्किल है। चप्पलें घिस जाती है साहब का मूड ठीक करने में, तब जाकर महीने के अंत में कुछ हाथ आता है। और तुम यहाँ मिनटों में 4 आलू स्वाहा कर देती हो। हाँ, पूरी दुनिया में तो बस केवल एक यही है जो कमा रहे हैं। बाकी दुनिया के घर में तो आसमान से नोटों की बारिश होती है, या फिर सबके आंगन में पैसों के पेड़ लगते हैं जो सुबह उठकर तोड़ लेते हैं। बस इन्हें ही मेहनत दिखती है अपनी। तुम यह धीरे धीरे क्या बुदबुदा रही हो? मुझे सुनाई दे रहा है सब। देखो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, एक ही बात को बार बार बोलना मेरा गला सूख जाता है। लेकिन तुम लोगों को भी तो समझना चाहिए ना, घर के हालात कोई राजा महाराजा वाले है नहीं। कंजूसी नहीं करोगे तो बुढ़ापे में लाठी भी नसीब नहीं होगी। शंभू एक महाकंजूस आदमी होता है जो हर चीज में कंजूसी करता है, चाहे खाना हो, कपड़े हो या दवा। शंभू को हर जगह बस पैसा बचता हुआ दिखना चाहिए। इस बात से शंभू के परिवार वाले भी काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शंभू की बेटी प्रीति को काफी तेज बुखार होता है। बेटा प्रीति, थोड़ी सी दाल पी ले। देख माँ ने कितनी मेहनत से बनाई है बच्चा। हाँ, तुझे अच्छा लगेगा, शरीर में थोड़ी गर्मी आएगी। 2 दिन से तुमने अन्न का दाना तक नहीं चखा। अरे पेट में कुछ जाएगा तभी तो दवा अपनी असर दिखाएगी और शरीर में ताकत आएगी। चल थोड़ा सा मुंह खोल ले मेरी बच्ची। नहीं माँ प्लीज, मुझे ये पीली दाल मत दो। इसे देख देख कर मुझे चक्कर आ रहा है। 2 दिन से मेरा मुंह कड़वा हो गया है। कुछ चटपटा, कुछ अलग सा खाने का मन है। माँ आज गली के नुक्कड़ से गर्मा गर्म गोलगप्पे मंगवा लो ना। बस 5-6 खाऊंगी तो शायद मुंह का स्वाद बदल जाए और बुखार भाग जाए। अरे क्या गोलगप्पे मंगवा लो, होश में तो। एक तो वैसे ही तेरी तबीयत खराब है, ऊपर से बाहर का गंदा खाना खाना है। बाहर का तेल, बाहर का पानी, तबीयत और बिगड़ जाएगी। वैसे भी डॉक्टर की फीस और दवाइयों में 500 रुपए स्वाहा हो गए पहले ही। क्या चाहती हो, मेरा बैंक बैलेंस 0 हो जाए? क्या आप भी हर जगह अपनी यह घटिया कंजूसी घुसा देते हैं? यहाँ बेटी बुखार से तप रही है, उसकी चिंता तो आपको है नहीं, बस डॉक्टर की फीस और दवाई का खर्च दिख रहा है। अरे इंसान बीमार होता है तो पैसे तो लगते ही हैं। क्या पैसे बेटी की जान से बड़े हैं? अरे तो मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि गोलगप्पों के 20 रुपए के साथ सेहत बचाओ। पापा प्लीज ले आओ ना, मेरा बहुत मन कर रहा है। रुको, गोलगप्पों की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हारे लिए रसोई से कड़वा काढ़ा बना कर लाता हूँ। उसमें काली मिर्च, नीम और सौंठ डालूंगा, वो पीना, देखना कैसे 5 मिनट में पसीना आकर बुखार ठीक होता है। पैसे भी बचेंगे और सेहत भी बनेगी। प्रीति, इनसे तो कुछ भी बोलना बेकार है, ये अपनी धुन के पक्का है। ले तू दाल ही पी ले बेटा, वरना अभी ये सोच कि वो जहरीला काढ़ा ले आएंगे। मुंह का स्वाद अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन उसे पीकर मन खराब जरूर हो जाएगा। हाँ माँ, लाओ दाल ही दे दो। रहने दो पापा, आप अपना वो कीमती काढ़ा खुद ही पी लेना और अपनी सेहत बना लेना। मैं तो पहले ही बोल रहा था गोलगप्पे की जरूरत ना है, फालतू का चोचला है ये सब। हाँ पापा, आप करो अपनी कंजूसी, हमें तो आदत हो गई है। पनीर के नाम पर बस सफेद पानी वाली ग्रेवी ही खिलाते हो। आज मैं इतनी बीमार हूँ, आज भी मत सोचना मेरे बारे में। हमेशा बस भविष्य की माला जपते रहो। पता नहीं ऐसे कंजूस भविष्य में हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं। देख रही हो ना भावना, ये सब तुम्हारी दी हुई ढील की वजह से हो रहा है। अरे गोलगप्पे क्या लाने से मना कर दिया? ये लड़की तो सीधे मेरे चरित्र पर वार कर रही है, इतना बोल रही है अपने बाप को। अरे मैं अभी तो इनके भले के लिए बोल रहा हूँ ना। ये समझते क्यों नहीं है बच्चे कि पैसा बचाना ही सबसे बड़ी सेवा है। रहने दीजिए, वो बीमार है और बीमार इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है। ऊपर से आपने भी तो उसकी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करी, बुरा तो लगेगा ही ना उसे। जाइए आप अपने कमरे में और अपना हिसाब किताब जोड़िए, मैं खाना खिला रही हूँ प्रीति को।
शंभू की इसी कंजूसी के चलते 2 साल और निकल जाते हैं। प्रीति की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी। एक दिन प्रीति को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। शंभू रसोई में अपनी पत्नी के पास घबराया हुआ जाता है। भावना, ये क्या देख रहा हूँ? तुम ये 2 तरह की नमकीन, ये मीठा, ये समोसे, ये सब क्यों मंगवा रही हो? क्या कोई बारात आई है? अरे क्या बात करते हो आप शंभू जी, होश तो ठिकाने रखिए। बेटी को देखने लड़के वाले आए हैं। पहली बार हमारे घर में कदम रखा है उन्होंने। खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। क्या उन्हें भी खाली चाय पिलाकर भगा देंगे? किस बात की खातिरदारी? अरे भाई, वो तो बस लड़की देखने आया है, कोई यहाँ मुफ्त का लंगर खाने नहीं आया। और ये सब नमकीन बिस्कुट दिखाने के लिए ठीक है, पर प्लेट भर भर के देना तो बेवकूफी है। ये सब बाद में वेस्ट ही हो जाएगा। वेस्ट क्यों हो जाएगा? हम लोग है ना, हम लोग खा लेंगे बाद में। अच्छा, तो ये असली बात है। सीधा ही बोल देते कि हमें नमकीन और समोसे ठूसना है, ये सब नहीं देना, बस 2 बिस्किट और चाय दे दो, वही बहुत है। फालतू का खर्चा क्यों करना है? अभी तो शादी होगी, उसमें भी लाखों फूंकने पड़ेंगे। अभी से पैसा बचाओ। ये और इनका खर्चा, इनका बस चले तो ये मेहमानों से भी चाय के पैसे वसूल ले। इस तरह प्रीति का रिश्ता अभय नाम के लड़के से तय हो जाता है। अभय एक अच्छे परिवार से है। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख तय हो जाती है। घर में अब शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। शंभू जी, अभी हलवाई वाले का फोन आया था, पूछ रहा था कि खाने का मेनू क्या रखना है। मैंने उसे शाही पनीर और मलाई कोफ्ता बोला है। क्या? पनीर कोफ्ता? भावना, तुम क्या चाहती हो कि मैं सड़क पर आ जाऊं? मैंने हलवाई से बात कर ली है, मेनू एकदम परफेक्ट है। और ये बताओ, तुमने असली फूलों का ऑर्डर तो नहीं दे दिया ना? पता भी है असली फूल कितने महंगे हैं, 2 घंटे में मुरझा जाते हैं। मैंने नकली प्लास्टिक के फूल फाइनल कर दिया। कल परसों में लड़का आ जाएगा लगाने। अरे एक ही तो बेटी है हमारी, क्या उसकी शादी में भी हम रिश्तेदारों के ताने सुने? इतने पैसे बचाकर क्या स्वर्ग में महल बनवाओगे? भावना, एक ही बेटी है, इसीलिए उसके भविष्य के लिए सोचता हूँ मैं। कल को यही पैसा उसके काम आएगा। पहले तो बड़ा बोल रहे थे बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मैं उसके लिए पैसा जोड़ रहा हूँ, और अब जब सच में शादी का वक्त आया है तो इसमें भी वैसी घटिया कंजूसी। तुम लोग कभी मुझे समझते ही नहीं हो। अरे शादी तो बस एक तरह का दिखावा है, दुनिया को दिखाने का ढोंग है। 4 लोग आते हैं, मुफ्त का खाना खाते हैं और 4 तरह की कमियां निकाल कर चले जाते हैं। अब हम उन बाहरी लोगों को खुश करने के लिए अपना खून पसीने की कमाई क्यों फूंके? बेटी के ससुराल में सब लोग हंसेंगे उस पर। जब लोग पूछेंगे कि शादी में क्या खिलाया था तो वो क्या जवाब देगी? आप कभी कुछ समझते क्यों नहीं? तुम लोग भी तो कभी कुछ समझते नहीं हो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हम सबके भले के लिए कर रहा हूँ। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तभी तो सुकून मिलेगा। बहुत से काम रह रहे हैं, बातों में मेरा समय खराब मत करो, और हलवाई को बोल दो जो मैंने कहा है वही बनेगा। खैर, इस तरह अब शादी का दिन आता है। रात के समय बारात दरवाजे पर आती है। बाराती और मेहमान बहुत भूखे होते हैं और खाने की काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। अरे वाह नेहा, देखो खाने के काउंटर पर आइटम के नाम तो बड़े भारी भरकम अंग्रेजी में लिखे हैं, लेकिन ये क्या? एक तरफ हिंदी में लिखा है घिया की सब्जी और तोरी का रसा। क्या टिंडे की सब्जी भी है? और ये पूरी, ये तो सादी गेहूं के आटे की रोटी जैसी लग रही है। हम किसी शादी में आए हैं या किसी मरीज के घर पथ्य खाने आए हैं? अरे कोई बात नहीं, चलो एक बार चाट काउंटर भी चलकर देख लेते हैं। वहाँ तो बक्का टिक्की पापड़ी और गोलगप्पे होंगी, वहां से पेट भर लेंगे। मेहमान बड़ी उम्मीद से चाट काउंटर पर जाते हैं, लेकिन वहां सबको बस घिया टिंडे तोरी के अलग अलग रूप दिखते हैं। मेहमानों का मुंह बनने लगता है। ये क्या मजाक है? यहाँ भी बस घिया टिंडे और तोरी? अरे भाई, ये सब्जियां तो मैं अपने घर पर भी नहीं खाता, और इन लोगों ने यहाँ करोड़ों की शादी में ये सब बनवाया। इन लोगों ने हमें यहाँ बस अपना मजाक बनवाने के लिए बुलाया है। मैं नहीं खाऊंगी ये सब घास फूस, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। अरे भाई साहब, ये मेरी जिंदगी की पहली शादी है जहाँ खाने में पनीर का नामो निशानी है। पनीर की सब्जी तो सबसे बेसिक होती है यार। पता नहीं कैसे भीख मगे लोग हैं, शादी में बुलाकर ये घिया तोरी खिला रहे हैं। अब पनीर की बात कर रहे हो? रायता देखो जरा, बस नाम का रायता है। ऐसा लग रहा है जैसे सफेद रंग के पानी में किसी ने घिया घिसकर डाल दिया है। ये पानी का रायता है जी। पक्का किसी कंजूस की शादी में आए हम। न खाने को कुछ अच्छा है न पीने को। शगुन का लिफाफा मैंने तो जोश में आकर 1000 का दे दिया, अब बहुत पछतावा हो रहा है। 500 रुपए तो मैंने भी दिए, ऊपर से अलग से साड़ी भी दी है। ये तो सरासर लूट है भाई। दोस्तों, हम ये सब नहीं खाएंगे, हमारा अपमान हुआ है। देखो हॉल के बाहर भी एक चाट वाला ठेला लगा है, हम सब वहीं चलते हैं। टिक्की गोलगप्पे बल्ले सब वहीं खाएंगे, और सुनो, बिल इन लोगों का नाम का ही फटेगा। और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही कहा। चलो हम सब बाहर चलते हैं,
यहाँ की तोरी से तो वो ठेले वाले के गोलगप्पे लाख गुना बेहतर है। सब लोग हॉल के बाहर जाते हैं और ठेले से ही टिक्की, गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर ठूस ठूस कर खाने लगते हैं। अरे भैया, पार्टी अंदर चल रही है, लाइटें जल रही है, पर आप सब लोग यहाँ बाहर ठेले पर क्यों आ गए? अरे भैया, काहे की पार्टी? अंदर जो खाना है वो किसी दुश्मन को भी नहीं खिलाना चाहिए। मतलब क्या हुआ अंदर? घी और टिंडे तोरी ये सब है अंदर पार्टी में। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शादी में नहीं बल्कि किसी बीमार के घर परहेज वाला खाना खाने आ गए। हम लोग इतने महंगे महंगे गिफ्ट लाए थे, लेकिन हमें क्या पता था हमें ऐसा खाना मिलेगा। खैर, मोमोज दे दो यार। वो तो ठीक है भैया, लेकिन इसके पैसे कौन देगा जो आप लोग इतनी प्लेटें खाली कर रहे हो? मेरा तो हज़ारों का नुकसान हो जाएगा। अरे कौन क्या, जिसकी बेटी की शादी है वही शंभू जी देंगे। हम लोग उनके मेहमान हैं, गिफ्ट लाए, अब क्या उनके घर से खाली पेट जाएंगे? तुम बस प्लेट लगाओ, बिल हम अंदर भिजवा देंगे। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। भैया आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। हम अंदर शंभू जी को बोलकर ही जाएंगे। आप बस हाथ मत रोकना, खिलाते जाओ। इस तरह आए हुए मेहमान सब मजाक बनाने लगते हैं और बाहर से खाना खाते हैं। ये बात दूल्हे के परिवार वालों यानी कि अभय के कानों तक पहुंचती है, जिसे सुनकर उन्हें और उनके रिश्तेदारों को काफी गुस्सा आता है। हे भगवान, शादी में घिया तोरी टिंडे, ऐसा कौन करता है यार? अब तक कई बार इन लोगों की कंजूसी की कहानियां सुनी थी, लेकिन आज तो इन्होंने हद ही पार कर दी। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, पर आज जो मेरी और मेरे घर वालों की बेइज्जती हो रही है, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। ये कंजूसी नहीं बल्कि महाकंजूसी है, मुझे बात करनी पड़ेगी। अभय को काफी गुस्सा आता है, पर फेरों का वक्त होता है, इसलिए वो उस समय कुछ नहीं बोलता। कुछ देर बाद दूल्हा दुल्हन और दोनों परिवार भी खाना खाने बैठते हैं। पापा जी, ये रायता। रायता तो खत्म हो गया बेटा, सब चट कर गए। कोई बात नहीं, मैं अभी हलवाई को बोलकर दोबारा बनवा देता हूँ, बहुत डिमांड है इसकी। नहीं, दोबारा मत बनवाओ। मैं तो ये कह रहा था कि शायद हलवाई ने रायते में पानी कुछ ज्यादा ही मिला दिया है, या फिर दही डालना भूल गया है। और ये घिया, आपने बोला था क्या हलवाई को घिये का रायता बनाने के लिए? मैं अपनी पूरी लाइफ में पहली बार शादी में यह देख रहा हूँ। अरे पता नहीं बेटा, मैंने तो कहा था हलवाई को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बजट की चिंता मत करना। लेकिन ये हलवाई लोग किसी की सुनते हैं कहाँ, सब अपने मन की करते हैं बेटा। और हाँ, घिया का रायता तो मैंने ही बोला था। मैंने सोचा सबकी शादी में तो एक जैसा पनीर छोले बनता है, क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी में कुछ यूनिक और अलग करूं। और वैसे भी मैं सबकी सेहत का काफी ध्यान रखता हूँ। पापा ने मेरी शादी में भी अपनी ये घटिया कंजूसी कर दी। मेहमान तो बाहर गालियां दे ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो मेरे पति ने भी सरेआम बेइज्जती कर दी। अब मैं ससुराल में क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे बेटा कोई बात नहीं, शादी ब्याह में तो ये छोटी मोटी ऊंच नीच होती रहती है। ये लीजिए घिया की सब्जी, और ये मिक्स वेज भी लीजिए, बहुत ताजा है। मिक्स वेज? पापा जी, ये मिक्स वेज नहीं है, ये बस घिया, टिंडे और तोरी को मिक्स करके बनाई गई कोई अजीब सी चीज है। अबे बेटा, मैं ये सब घास फूस नहीं खा सकती, और ना ही मेरे बच्चे खाएंगे। भाई साहब, शादी का खाना आपने सच में बहुत अच्छा बनवाया है, लेकिन हमें इतना अच्छा खाने की आदत नहीं है ना, इसलिए अब हम जोमेटो से ही खाना खाएंगे। आप हमारे लिए जोमेटो से खाना मंगवा लीजिए, क्योंकि हम इतनी अच्छी शादी में आकर घिया टिंडे तोरी तो नहीं खा सकते। अरे कैसी बात कर रही है बहन जी, शादी में जो बना है आप लोगों का फर्ज है उसे खाना। अजी, फर्ज तो आप लोगों का भी था कि आप शादी में कुछ शाही और अच्छा खाना बनवाते। खाने की मेनू में अंग्रेजी नाम लिखवा रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट में असली नाम लिखा है, जैसे घिया का रायता, टिंडे का कोफ्ता और न जाने क्या क्या। अरे बेटा, अब तुम ही अपनी बुआ को समझाओ, देखो किस तरह से जिद पकड़े बैठी है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, ना ही मैं मानने वाली हूँ। मेरा बीपी लो हो रहा है ये सब देखकर। जोमेटो से खाना मंगवाओ, वरना हम यहाँ से बिना खाना खाए उठ जाएंगे। पापा जी, अब बुआ जी तो हमारे घर में सबसे बड़ी हैं, इनकी बात कोई नहीं टाल सकता, और वैसे भी गलती तो आपकी है। और सुनिए शंभू जी, हम सब बारातियों ने बाहर ठेले से पेट भर के खाना खा लिया है, चाउमीन, टिक्की, बर्गर, उन सबका बिल आपको ही देना होगा, वो बाहर गेट पर खड़ा है। शंभू जब खाने का बिल देखता है तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। भगवान, इतना बिल! और उसे सोने की टिक्की खिलाई है क्या तुम लोगों को? और नहीं तो क्या। अरे ये तो बस एक ही ठेले का बिल है, बाहर 3 ठेले खड़े हैं, आप उन सबका बिल दे दीजिएगा, वरना वो बारात की गाड़ियां नहीं जाने देंगे। पापा प्लीज, वैसे ही आपने काफी कंजूसी कर ली और ना कटवा दिए। उस कंजूसी के चलते इतना बड़ा बवाल हुआ है, अब किसी से बिना बहस करे सब ठीक कर दो पापा। प्रीति बिल्कुल सही कह रही है, वैसे भी हर कोई अब हमें ही देख रहा है, तमाशा मत बनाइए।
सभी की बातें सुनने के बाद अब शंभू बाहर जाकर भारी मन से ठेले वाले को 30-40 हजार रुपए देता है। इसी तरह जैसे तैसे शादी निपट जाती है और विदाई होती है। अगले दिन घर में शांति होती है, क्योंकि शंभू ने जो शादी में घिया, टिंडे, तोरी बनवाए थे वो सारा खाना बच गया था। ऊपर से उसे शगुन के लिफाफे में भी कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिले थे। ये सब देखकर बेचारा शंभू अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है, भावना, खाना तो काफी सारा बच गया है। हलवाई ने बहुत बनाया था। एक काम करते हैं, इसे फ्रिज में ठूस देते हैं। वैसे भी सर्दियों का मौसम है, खराब नहीं होगा। अगले 3-4 दिन तक हम लोग यही खा लेंगे। क्यों, सही रहेगा ना, पैसे की वसूली भी हो जाएगी। देखिए जी, ये सब खाना आप खुद ही खाइए, क्योंकि मेरे बस की ना है इतना सब खाना। आपको बार बार मना किया था ये सब मत रख पाइए, लेकिन आप है कि अपनी कंजूसी से बाज नहीं आते, और ना ही आपने हम लोगों की एक बात सुनी। अगर आज आपने हमारी बात सुनी होती ना, तो ना ही हमें ऊपर से इतना पैसा देना पड़ता और ना ही इतना खाना बचता। भावना की बात सुनकर अब शंभू को भी ये रियलाइज होता है कि उसने अपनी बेटी की शादी में कितनी कंजूसी दिखाई थी। अरे सुनीता बहन, रुको तो सही। ओ सुनीता बहन, कहाँ भागी जा रही हो? पैर में पहिए लगे हैं क्या? जरा मेरी बात तो सुनती जाओ। वसुधा भागकर सुनीता के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जाती है। सुनीता के हाथ में सब्जी का थैला था और वो घर जाने की जल्दी में होती है। अरे सुनीता, तुम तो बस घर के कामों में ही खटकी रह जाओगी। अपनी जवानी और ताकत रसोई में फूंक दोगी और उधर तुम्हारी देवरानी चुपके से सब हड़प लेगी। तुम यहाँ गोभी और मटर के भाव कर रही हो और वहाँ तुम्हारे घर में कुछ और ही चल रहा है। अरे वसुधा, तुम्हें सुबह सुबह कोई और मिला नहीं क्या कान भरने के लिए? अरे भाई, मैं घर के काम कर रही हूँ, सब्जी लेकर घर जा रही हूँ, इसमें मेरी देवरानी क्या हड़प लेगी? वो तो बेचारी खुद घर में लगी रहती है। सच में सुनीता, तुम जितनी बाहर से सख्त दिखती हो, अंदर से उतनी ही भोली हो। अरे तुम्हारी सास, तुम्हारी देवरानी प्रेमा के नाम ज्यादा प्रॉपर्टी करने वाली है। सुना है कि मकान का बड़ा हिस्सा और गहने भी उसी के पास जाएंगे। कुछ भी मत बोलो वसुधा। अरे मेरी सास ऐसा क्यों करेंगी? और ये बात तुम्हें कैसे पता चल गई? क्या मेरी सास ने खुद आकर तुम्हारे कान में कहा था? अरे बहन, ये बात तो पूरे मोहल्ले को ही पता है, गलियों में चर्चा हो रही है, बस तुम्हें ही खबर नहीं है। तुम्हारी सास को ऐसा लगता है कि तुम्हारी देवरानी प्रेमा और उसकी दोनों बहुएं निधि और कोमल काफी ज्यादा काम करती हैं। वे घर को स्वर्ग बनाकर रखती हैं और तुम बस हुक्म चलाती हो। ऐसे कैसे? मैं और मेरी बहू अगर एक दिन भी घर में ना रहे तो घर की काया उलट पलट हो जाती है, घर नरक बन जाएगा। ऐसे कैसे प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा मेरी देवरानी के नाम हो रहा है? वही तो मैं भी कह रही हूँ ना, हम सब मोहल्ले वाले तो जानते हैं कि तुम और तुम्हारा परिवार कितना करता है सबके लिए, लेकिन सामने से तुम लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं। मुझे तो सुनकर बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए सोचा कि सहेली होने के नाते बता दूं। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो चुपचाप सब लूटते हुए देखो। बिल्कुल सही किया जो बता दिया। मैं भी देखती हूँ कि मेरी साथ ज्यादा प्रॉपर्टी मेरी देवरानी को कैसे दे सकती है, और मेरी देवरानी प्रेमा खुद को समझती क्या है। काम करूं मैं, खून जलाऊं मैं, और नाम हो उसका। सुनीता को वसुधा की बात सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो सब्जी का थैला जोर से पकड़ती है और बड़बड़ाते हुए घर की तरफ जाती है, लेकिन अभी वो घर पहुंचकर किसी से कुछ नहीं कहती है। सुनीता की देवरानी प्रेमा और उसकी दोनों बहुएं आंगन में बैठकर मटर छील रही होती हैं और हंसी मजाक कर रही होती हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ? सारा दिन बस गप्पे लड़ाना और मटर छीलना ही काम रह गया है क्या? अरे दीदी, इस तरह चिल्ला क्यों रही है? अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि हम सब यहाँ पर मटर छील रहे हैं? और आपको पता है आज रात खाने में सबकी पसंद के मटर के पराठे बनेंगे। कोमल और निधि ने तो चटनी भी पीस ली है। ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्या मतलब है? क्या मैं अंधी हूँ? ऐसे कोई बात करता है क्या अपनी बड़ी जेठानी से? माफ करना दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। आपको बुरा लगा उसके लिए माफ कर दो। मैं पहले भी तो आपके साथ हंसी मजाक करती रहती थी। पहले कभी कुछ नहीं कहा तो क्या अब मेरे सर पर चढ़कर नाचोगी? मैं तुम्हारी बराबरी की हूँ। और सुनो, आज मटर के पराठे नहीं बनेंगे। मटर को उठाकर फ्रिज में रख दो। क्यों दीदी, क्या हुआ? आपको तो मटर के पराठे पसंद है ना? मुन्ना भी कह रहा था कि ताई जी के साथ बैठकर पराठे खाएंगे। मुझसे ज्यादा तेरी बहुओं को मटर के पराठे पसंद है, और इसलिए ही बन रहे होंगे ना, ताकि वे अपनी पसंद का खाना खा सके। आज पराठे नहीं बनेंगे, आज कढ़ी चावल बनेगा। मेरा बहुत मन है कढ़ी चावल खाने का, और घर में वही बनेगा जो मैं कहूंगी। ताई जी, सब तैयारी हो चुकी है, मटर छील लिए हैं, आटा भी गूंद लिया है, कल बना लेंगे हम कढ़ी चावल। देख रही हो ना प्रेमा, तुम्हारी बहू कोमल मेरी बात को कैसे काट रही है। अभी कल की आई लड़की आज मेरी बातों का जवाब दे रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं,
कोमल, निधि, तुम दोनों दीदी के मन की ही करो, मटर रख दो, कढ़ी चढ़ाओ। सुनीता अब हर चीज में रोक टोक करने लग गई थी। वो अपनी मनमानी चलाती रहती है ताकि सबको लगे कि सारा काम वही कर रही है। प्रेमा और उसकी दोनों बहुओं को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ताई जी को अचानक क्या हो गया है। एक दिन कोमल और निधि रसोई में बैठकर अचार के लिए मिर्चियां काट रही होती हैं। बहुओं, जब कोई चीज बनाओ ना तो पहले मुझसे पूछ लिया करो। तुम लोगों को अकल नहीं है, अचार ऐसे अच्छा नहीं बनता है। ताई जी, पहले तो हम ऐसे ही बनाते थे ना। आपको भी तो हमारे हाथ का बनाया अचार हमेशा अच्छा लगता है। आपने ही तो कहा था कि निधि बेटा तेरे हाथ में स्वाद है। वही तो मैं तुम दोनों का मन रखने के लिए कह देती थी ताकि तुम उदास ना हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अच्छा सीखने की बजाय यही गंद बनाकर खिलाने लग जाओगी। लाओ इधर। ताई जी, हमने नमक और मसाला एकदम सही डाला है। आप बेकार में परेशान हो रही हैं। नहीं, कुछ सही नहीं किया। ऐसे कभी अचार बनता है क्या? देखो, मैं बता रही हूँ, वैसे ही करना। तुम लोगों को कुछ आता हो तो नहीं ना आ जाओगी काम करने के लिए। देखो, मैं दिखाती हूँ कैसे होता है। इस तरह सुनीता अचार बना देती है और 4 दिन बाद जब धूप दिखने के बाद सुनीता सबके सामने मिर्च का अचार खोलती है तो पूरे डिब्बे में सफेद फंगस लग चुका था और अचार सड़ गया था। ये क्या दीदी, अचार में तो फंगस लग गई है। इसकी तो बहुत गंदी महक आ रही है। पूरा डब्बा फेंकना पड़ेगा। मैंने पहले ही मना किया था ताई जी से, पर ताई जी ने सुनी ही नहीं। अब हमारी मेहनत और पैसे सब बेकार गए। कहना क्या चाहती हो तुम दोनों? क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? अरे प्रेमा, तेरी बहुओं को कुछ आता जाता नहीं है। कुछ सिखाने लग जाओ तो वो दूसरों पर ही इल्जाम लगा देती हैं। तुम दोनों ने साफ हाथों से नहीं बनाया होगा या झूठे हाथ लगा दिए होंगे, वरना मेरा बनाया हुआ अचार कभी खराब ही नहीं होता। लेकिन ताई जी, हमने तो हाथ धोए थे। और दीदी चुप हो जा बेटा, अब जो हो गया है हम उसे बदल तो नहीं सकते ना। प्रेमा हर बात को शांति से सुलझाने की बार बार कोशिश करती रहती है ताकि घर में कलेश ना हो, लेकिन सुनीता कोई मौका नहीं छोड़ती खुद को बड़ा और कामकाजी दिखाने में। एक शाम सुनीता जबरदस्ती बहुओं के बच्चों को लेकर बैठ जाती है और उन्हें पढ़ाने लगती है। देखो बच्चों, ये जो हरा हरा उड़ रहा है ना, इसे तोता कहते हैं और इंग्लिश में इसे पोरोट बोलते हैं। अब तुम भी जोर से बोलकर दिखाओ। बोलो पोरोट, बोलो पोरोट। पोरोट। क्या ताई जी, आपको खुद ही नहीं आता तो आप बच्चों को क्या पढ़ा रही हो? उनकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। वो पोरोट नहीं, पैरट होता है। आप बच्चों को गलत सिखा रही हो। अरे तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। और हाँ, मैं सब जानती हूँ। मैं तो देख रही थी कि तुम दोनों का अपने बच्चों पर ध्यान रहता है या नहीं, कि मैं गलत बोल दूं तो तुम टोकती हो या नहीं। ताई जी, हमारा बच्चों पर पूरा ध्यान रहता है। आप थक गई होंगी, आप जाकर आराम कर लो, बच्चों को हम पढ़ा देंगे। नहीं, अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि बिस्तर पकड़कर आराम करती रहूं। तुम दोनों जाओ और बेड पर पसर जाओ। मैं बच्चों को भी पढ़ा लूंगी और घर का सारा काम भी संभाल लूंगी। अरे ताई जी, आप अचानक इतना काम क्यों करने लगी हो? हम हैं तो काम करने के लिए। क्यों आप अपनी बूढ़ी हड्डियों को परेशान कर रही हैं? क्योंकि भगवान की दया से अब भी मेरे हाथ सही सलामत चल रहे हैं। चल निधि, यहाँ से चल। ताई जी को आजकल किसी की सुननी ही नहीं है। उन्हें कुछ बोलकर कोई फायदा ही नहीं। सुनीता बच्चों को उल्टा सीधा पढ़ाने लगती है और घर का सारा झाड़ू पोछा भी खुद ही करती है। ऐसे ही एक रात जब सब लोग खाना खाकर आराम से सोने जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है। हाय राम, इस लाइट को भी अभी ही जाना था क्या? कितनी गर्मी और उमस हो रही है। माँ जी, लाइट गई नहीं है। शायद हमारे घर का ही कोई फ्यूज उड़ा है या कुछ खराब हुआ है। बाहर देखो, मोहल्ले में सबकी लाइट आ रही है। स्ट्रीट लाइट भी चल रही है, बस हमारी ही लाइट गई है। बिजली का बिल तो समय पर ही भरा था, फिर ये लाइट को क्या हो गया? सुधीर, ओ सुधीर, जरा जाकर देख तो सही मेन स्विच में क्या हुआ है। ठीक है माँ, मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। सुधीर फोन की टॉर्च जलाकर सीढ़ी चढ़ता है और लाइट देखने लगता है। तभी पीछे से सुनीता तेजी से आती है और सुधीर को धक्का देती है। हट तो सुधीर, पीछे हट। देखो जरा मैं ये लाइट को क्या हुआ है। तुम लड़कों को कुछ नहीं आता है। अरे ताई जी, मैं देख लूंगा, बिजली का काम है, कहीं झटका न लग जाए। तू क्या देखेगा? अरे जब तू छोटा सा निक्कर में घूमता था ना, तब से ये काम करने आते हैं मुझे। मैंने बहुत बिजली ठीक की है। हाँ ताई जी, आपको सब काम आते होंगे, पर अभी हट जाओ, इंजीनियर हूँ मैं। अब आप बैठ जाओ, मैं कर लूंगा। तुझे पता है, जब तुम सब पैदा भी नहीं हुए थे तभी तुम्हारे ताऊ जी ने मुझे ये सब सिखा दिया था। मेरे पापा भी बहुत बड़े इलेक्ट्रिशियन थे, इसलिए ये तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है। मैं लड़कियों के बीच नहीं बल्कि अपने भाइयों के बीच में पली हूँ। मैं कोई नाजुक कली नहीं हूँ, बल्कि तोप का गोला हूँ। तुझे लग रहा है ये सब मेरे बस की बात नहीं है। तुम लोगों से ज्यादा दुनिया देखी है मैंने,
और ये जो मेरे बाल हैं ना, ये धूप में सफेद नहीं किए, तजुर्बे से हुए हैं। गलती हो गई ताई जी, जो मैंने आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये लीजिए टॉर्च, आप ही महान बन जाइए, आप ही कर लीजिए। अब आई ना तुझे मेरी बात समझ में। तू अब यहीं खड़ा रहे और रोशनी दिखा, मैं तुझे दिखाती हूँ कि ये सब काम कैसे होते हैं। मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। सुनीता अब महान बनने के चक्कर में बिजली के तारों के साथ छेड़खानी करने लग जाती है, बल्कि उसे तो असल में कुछ पता ही नहीं था। वो बस मुंह मियां मिट्ठू बन रही थी। जैसे ही उसने एक नंगा तार पकड़ा, वैसे ही सुनीता को काफी जोर से करंट का झटका लग जाता है और वो सीढ़ी से नीचे गिरते गिरते बचती है। आह, अरे बाप रे, मर गई। ताई जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? अरे मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप मत करो, बिजली का काम खतरनाक होता है। अरे किया होगा आपने अपने समय में, लेकिन ये सब अब उम्र हो गई है, शरीर साथ नहीं देता। लग गया ना जोर का करंट? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब तो होता रहता है। बचपन में तो मैं करंट से खेला करती थी। ये तो छोटा सा झटका था। मेरे भाई और मैं ये प्रतियोगिता करते थे कि कौन कितनी देर तक करंट झेल सकता है। ये तो कुछ भी नहीं है। ताई जी, वो आपका बचपन था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू अभी से ठीक कर, मैं जरा रसोई में जाकर पानी पीकर आती हूँ, थोड़ा गला सूख गया है। सुनीता लंगड़ाते हुए और अपने हाथ को सहलाते हुए रसोई में जाती है। उसका पूरा शरीर बिजली के झटके से हिल गया था। आह, सही में मेरा तो पूरा शरीर ही कांप गया। हे भगवान, आज तो आपने मुझे अपने पास ही बुला लिया होता। कितनी जोर का झटका था, सर के बाल खड़े हो गए। तभी रसोई में सब लोग आते हैं, क्योंकि सुधीर ने लाइट ठीक कर दी थी और लाइट आ चुकी थी। सुनीता की ऐसी हालत और खड़े बालों को देखकर सब लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। अरे ताई जी, क्या हुआ? कितने वोल्ट का झटका लगा? दिमाग की बत्ती जली या बुझ गई? दीदी, आप तो बिजली की उस्ताद हो ना, फिर आपको झटका कैसे लग सकता है? क्या तारों ने आपको पहचाना नहीं? ताई जी, हड्डियों तक तो नहीं गया ना करंट? चेहरा तो देखो एकदम उड़ा हुआ है। अरे सुनीता बहू, तो क्यों अपना जल्दी बुलावा मंगवा रही है? अरे इस उम्र में कोई चोट वोट लग गई ना तो जल्दी ठीक भी नहीं होती है। तू कोई जवान छोकरी नहीं है, क्यों मरना चाहती है? माँ जी, मुझे सब आता है, मैं कर भी लेती। पता नहीं कैसे आज पैर फिसल गया और तार छू गया। तभी तो कहते हैं ना ताई जी, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो करंट लागे। वैसे आपके कौन से कान में बाजा बज गया आज? हंसो मत, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। लाइट भी आ ही गई है। जाओ सो जाओ सब, अब कल सुबह बहुत काम है। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और सुनीता रात भर करंट के दर्द से कराहती रहती है। अगली सुबह सुनीता अपना दर्द छुपाकर सबसे जल्दी उठ जाती है और पाइप लेकर पूरे घर की धुलाई में लग जाती है। वो पानी की बौछारें दीवारों पर मार रही होती है। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो आप सुबह सुबह? पूरे घर को दरिया बना दोगी क्या? कोई खास मेहमान आने वाला है क्या आज? अरे कोई मेहमान आएंगे तभी घर के काम होंगे क्या? जब मेहमान नहीं आ रहे तो इतनी कड़ी सफाई क्यों कर रही हो? अभी 2 दिन पहले ही तो सफाई की थी बहुओं ने। साफ सफाई हमेशा करनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि जो घर जितना साफ रहता है वहीं लक्ष्मी माता आती है। तुम लोगों को क्या पता? लेकिन हमारा घर तो वैसे भी हमेशा साफ रहता है ना दीदी। तुम लोगों के हाथ में बिल्कुल भी सफाई नहीं है। कोना कोना अब भी गंदा है, खिसिर खिसिर कर घर रहा है। जब तक मैं खुद घिसकर दोबारा सफाई न कर लूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, और ना ही लक्ष्मी माता को। दीदी, कल रात को आपको करंट लग गया था, आप रात भर सोई भी नहीं हो। क्यों आप फालतू का काम बढ़ा रही हो? अरे घर में इतने लोग हैं ना ये सब करने के लिए, बहुएं बैठी हैं, फिर आप क्यों पागल हो रही हो? अरे तू और तेरी बहुएं किसी काम की नहीं है। कुछ ढंग से तो होता नहीं है तुम लोगों से, बस खाना बनाना और सोना आता है। आलसी, काम तो मुझे ही करना पड़ता है असली। सुनीता और प्रेमा आपस में बहस कर रही होती हैं। तभी वहां उनकी सास राधिका हाथ में लाठी लेकर आ जाती है। क्या बात है सुनीता, आजकल देख रही हूँ कि तू कुछ ज्यादा ही काम की धनी बन रही है। झाड़ू तेरे हाथ में, पोछा तेरे हाथ में, पाइप तेरे हाथ में, तुझे तो पानी पीने तक का भी समय नहीं है। क्या चक्कर है? माँ जी, अब क्या करूँ, काम तो करना पड़ेगा ना। घर की बड़ी बहू होने के नाते जिम्मेदारी तो मेरी ही है, और मैं कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटी हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, वो तो मुझे भी सब अच्छे से समझ में आ रहा है। तू कितनी जिम्मेदार है, सब काम निपटा रही है। तेरी फुर्ती तो देखने लायक है।
माँ जी, चाय नाश्ता क्या बनाना है बताओ, मैं अभी रसोई में जाकर आपके लिए अपने हाथों से कड़क चाय और गर्मा गर्म कुछ बना देती हूँ। हाँ हाँ, अब तो सब तुझे ही करना है, तो नाश्ता भी तू ही बना ले। सुनीता अब हर काम में सबसे आगे खड़ी हो जाती है ताकि सास की नजरों में वो नंबर 1 बनी रहे। ऐसे ही एक दोपहर सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे होते हैं कि अचानक सुनीता स्टूल लगाती है और ऊपर चढ़कर छत वाले पंखे साफ करने लगती है। अरे अरे बहू, ये क्या कर रही है ऊपर चढ़कर? देख, तेरी सांस भी फूल रही है और तू हाँफ रही है। नीचे उतर अभी। तो क्या हुआ, काम ही तो कर रही हूँ। देखो जरा पंखे कितने गंदे हैं, काली मिट्टी जमी है। आप लोगों को तो दिखती ही नहीं है गंदगी। हाँ तो कोई और कर देगा ना, सुधीर को बोल देते या कोई सफाई वाला बुला लेते। तुझे ही क्यों चढ़ना है स्टूल पर? गिर गई तो? माँ जी, घर तो मेरा भी है ना, तो मैं ही कर लेती हूँ। आखिर मैं भी तो इस घर की मालकिन हूँ। अब तू चुप कर, बहुत सुन लिया तेरा ड्रामा, बड़ी आई काम करने वाली। और सुन सुनीता, मैं ये सब अच्छे से समझ रही हूँ कि ये नौटंकी तू प्रॉपर्टी के लिए कर रही है। वसुधा ने तेरे कान भरे हैं ना? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस घर की भलाई। तू अब भी झूठ बोल ले, लेकिन मैं पहले बता दूं कि जितना काम करना है कर ले। चाहे तू घर की छत पर चढ़कर नाच ले, लेकिन मैं प्रॉपर्टी का बंटवारा बराबर ही करूंगी। प्रेमा को और तुझे आधा आधा ही मिलेगा। किसी को एक बित्ता भी ज्यादा नहीं देने वाली मैं। अच्छा, ऐसा है क्या? वैसे दीदी, पंखा तो आपने बहुत अच्छा साफ किया है। अब जब आप स्टूल पर चढ़ी गई हो तो जरा ये भारी वाले पर्दे भी निकाल दो और इन्हें धो देना, काफी गंदे हो गए हैं। और आप तो वैसे भी सारे काम खुद ही करती हो, हमें तो आप करने ही नहीं देती। हाँ बहू, सही कह रही है प्रेमा, तू आज ये पर्दे भी साफ कर दे। लेकिन मेरी एक और बात कान खोलकर सुन ले। अब अगर तूने दोबारा काम किया और घर में ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की तो प्रॉपर्टी के बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे, बल्कि 70-30 का बंटवारा हो जाएगा। मतलब 70% तेरी देवरानी प्रेमा को मिलेगा और तुझे सिर्फ 30%। ताई जी, अब भी आपको काम करना है क्या? अगर हाँ तो मैं पर्दे उतार दूं, आप ही धो दीजिएगा। वैसे भी मेरा आज कपड़े धोने का मन नहीं है। तुमको शर्म तो आती नहीं ना? यहाँ सास काम करे और तुम आराम से सोफे पर बैठी हो। अच्छा जी, अब तक जब हम बार बार मना करते थे कि ताई जी आप बैठ जाओ, हम कर लेंगे, तो आपको याद नहीं आया? तब तो आप हमें धक्का दे देती थी। तो दीदी, पर्दे धो रही हो ना आप, या मैं कोमल को बोलूं? नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर रही। मेरी कमर में अचानक दर्द शुरू हो गया है और मेरा सर भी चकरा रहा है। निधि, जा बेटा मेरे लिए 1 कप चाय बना ला। और प्रेमा, तू ये पर्दे देख ले, मैं तो अब हिल भी नहीं सकती। ये सुनकर सब लोग जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लग जाते हैं। सुनीता के दिमाग से वसुधा की वो सारी बातें निकल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि मेहनत करने से प्रॉपर्टी नहीं मिलती।